हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र गुप्ता, बाल मनोविज्ञान का विषय विशेषज्ञ सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का जो सैद्धांतिक पेपर है बाल मनोविज्ञान, उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि बाल मनोविज्ञान है क्या। तो बाल मनोविज्ञान में देख रहे हैं हम कि दो शब्द हैं इसमें, एक बाल एक मनोविज्ञान। तो बाल का मतलब क्या है? चाइल्ड यानी बालक से मतलब है, और मनोविज्ञान एक नया शब्द इसमें जुड़ा हुआ है। हम मनोविज्ञान को सबसे पहले समझेंगे कि मनोविज्ञान है क्या, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है और यह कहां से आया है और इस किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान में नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहां से हुई है। जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति 16वीं शताब्दी में हुई है। मनोविज्ञान की उत्पत्ति 16वीं शताब्दी में हुई है और मनोविज्ञान सर्वप्रथम दर्शन शास्त्र का एक अंग था। यानी मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र में ही पढ़ा जाता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे यह दर्शन शास्त्र से अलग होकर के एक नए नाम से इसकी उत्पत्ति हुई, जिसे मनोविज्ञान कहा जाता है। तो मनोविज्ञान का जब नामकरण हुआ तो इसकी अवधारणा को समझना हुआ कि कैसे इसकी क्या अवधारणा है, क्या इसका अर्थ है। क्योंकि किसी का भी जब नाम रखा जाता है, पहले प्राचीन समय में भी या आज के समय में भी लोगों का जब नामकरण होता है तो उसके अर्थ को समझना सबसे जरूरी होता है कि इस नाम का क्या अर्थ होता है। इसी तरह जब 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई तो उस मनोविज्ञान के नाम की क्या अर्थ है, इसको समझने का प्रयास किया गया। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इसके अर्थ को समझने का प्रयास किया कि किस अर्थ में ये लिया जा सकता है। क्योंकि दर्शन शास्त्र में जब इसका प्रयोग किया जाता था तो दर्शन शास्त्र में, क्योंकि दर्शन शास्त्र एक बृहद सब्जेक्ट है, पढ़ेंगे हम लोग आगे, यानी जिसके पास विद्या का बहुत ज्यादा ज्ञान है, यानी अत्यधिक ज्ञान जिसके है, यानी विद्या से प्रेम होना हम कह सकते हैं कि दर्शन है। या संस्कृत में एक श्लोक है कि दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसे देखकर जाना जाता है वही दर्शन है। क्योंकि दर्शन शास्त्र से इसकी उत्पत्ति हुई है, तो इसे किस नाम के आधार पे रखा जाए, ठीक है, और इस मनोविज्ञान का क्या अर्थ लगाया जाए। तो 16वीं शताब्दी में रुडोल्फ गोयकल, यानी 1590 में एक मनोवैज्ञानिक थे रुडोल्फ गोयकल। रुडोल्फ गोयकल, इन्होंने सबसे पहले अपनी पुस्तक 1590 में साइकोलॉजिया में इस शब्द का प्रस्तुत किया, इस शब्द को स्थान दिया। यानी रुडोल्फ गोयकल ने 1590 में अपने बुक साइकोलॉजिया में इस मनोविज्ञान शब्द को स्थान दिया 16वीं शताब्दी में। उसके बाद अरस्तु, चूंकि दर्शन शास्त्री भी था, यानी दर्शन शास्त्री का मतलब क्या है, जिसके पास दर्शन का अपार ज्ञान हो, यानी जो दर्शन का ज्ञाता हो, उसे दर्शन शास्त्री कहा जाता है। तो शुरुआत में मनोविज्ञान को आत्मा के रूप में माना गया, ये कहा गया कि यह आत्मा का विज्ञान है। इसमें मानने वाले अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे थे। इन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान है, इसका अंग्रेजी में जो रूपांतरण होता है वो साइकोलॉजी शब्द है, और साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक साइकी और दूसरा लोगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना या विज्ञान। इस प्रकार उस समय कहा गया 16वीं शताब्दी में कि जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का विज्ञान है। लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इनका विरोध किया कि आत्मा का स्वरूप क्या है, हमको मानव का अध्ययन करना, मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव का अध्ययन करना है, तो आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा का रंग क्या है, आत्मा का आकार क्या है, इसका निर्धारण नहीं है, यह इसमें अस्पष्टता है। जब तक स्पष्ट नहीं होगा कोई चीज, तब तक किसी चीज के बारे में हम अध्ययन नहीं कर सकेंगे। तो इस आत्मा के विज्ञान के परिभाषा को या अर्थ को 16वीं शताब्दी में अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि आत्मा का ना कोई स्वरूप है, ना कोई रंग है और ना कोई आकार है। उसके बाद नेक्स्ट इटली के एक मनोवैज्ञानिक थे पोम्पोलोजी, जिन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान है वो मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। यानी 17वीं शताब्दी में इटली के एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम था पोम्पोलोजी। उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान आत्मा, मन का विज्ञान या मस्तिष्क का विज्ञान है।
लेकिन जिस प्रकार इनका भी विरोध हुआ, इनके भी परिभाषा को अस्वीकार किया गया, क्योंकि जिस प्रकार आत्मा का रंग, आत्मा का स्वरूप, आत्मा का आकार नहीं है, उसी प्रकार इस मन या मस्तिष्क का भी कोई रंग, कोई रूप और कोई आकार नहीं है। इसलिए इस परिभाषा को भी अस्वीकार कर दिया गया। नेक्स्ट अगला जब हुआ तो इसको एक विलियम उंट और विलियम जेम्स नाम के मनोवैज्ञानिक थे, इसमें कुछ और मनोवैज्ञानिक थे जैसे विलियम सली, जेम्स वाइट्स। 19वीं शताब्दी में इसको चेतना का विज्ञान कहा गया और कहा गया कि जो चेतन मन होता है मनुष्य की मस्तिष्क क्रियाओं को प्रभावित करता है। यानी मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है और मनुष्य की मस्तिष्क की क्रियाओं को केवल चेतन मन ही प्रभावित करता है। जबकि सिगमंड फ्राइड के अनुसार, या हम कह सकते हैं फ्राइड के अनुसार, मन के 3 स्थिति बताए गए हैं, एक चेतन मन, एक अर्ध चेतन मन और एक अचेतन मन। यानी मन की 3 स्थिति बताई गई है, एक चेतन, एक अर्ध चेतन और एक अचेतन। ये सिगमंड फ्राइड के अनुसार था कि मन की 3 स्थिति होती है, एक चेतन, एक अर्धचेतन और एक अचेतन। जबकि इसमें कहा गया था कि मनुष्य की जो मस्तिष्क क्रिया होती है केवल चेतन मन प्रभावित करता है। जबकि सिगमंड फ्राइड ने 2 मन और बताए हैं स्थिति, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। देखिए साधारणतः जब हम व्यवहारिक जीवन में अपने प्रयोग करते हैं ज्यादातर चेतन मन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अर्धचेतन मन का भी प्रयोग होता है। जैसे एक साधारण सा एग्जांपल आपको बताएं, किसी परीक्षा हॉल में अगर हम बैठे हैं, ठीक है, और कोई क्वेश्चन हमारे सामने आ गया और उसका उत्तर जानने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि याद रहता है लेकिन हम कभी कभी मस्तिष्क पे दबाव डालते हैं कि अगर इसका एक वर्ड मिल जाए, इसका एक शब्द हमको पता चल जाए, चाहे आगे की एक लाइन हमको पता चल जाए, तब हम इस सारा क्वेश्चन ये कर डालेंगे। तो वो जो चीजें होती हैं इसी अर्धचेतन मन में स्थित होती है, जो चीज याद दिलाने पर याद आ जाती है समय पर। जबकि अचेतन मन वो मन की वह अवस्था है जहां पे कोई चीज अगर चला जाता है तो व्यक्ति को दोबारा नहीं याद आता है, लेकिन इसका बहुत कम प्रतिशत, बहुत कम भाग ही यूज होता है इस व्यवहारिक जीवन में, इस वर्तमान जीवन में। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि केवल चेतन मन ही मनुष्य की मस्तिष्क क्रियाओं को प्रभावित नहीं कर रहा है, उसके अलावा अर्धचेतन मन भी कर रहा है और अचेतन मन भी कर रहा है। मनुष्य की मस्तिष्क क्रिया को अर्धचेतन मन भी कर रहा है और अचेतन मन भी कर रहा है, उसके प्रभावित कर रहा है मनुष्य की मस्तिष्क क्रिया। इसलिए इस परिभाषा को भी अस्वीकार कर दिया गया। जबकि उस समय सन 1879 में विलियम उंट ने पहली मनोविज्ञानशाला की स्थापना की थी। पहली मनोविज्ञानशाला की स्थापना या प्रथम मनोविज्ञानशाला की स्थापना 1879 में विलियम उंट के द्वारा की गई थी, जिसपे कुछ प्रयोग किए गए थे, ठीक है। अगला जब आया एक प्रसिद्ध व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है वाटसन। उन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान है, जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान है। यानी 20वीं शताब्दी में वाटसन का कहना था कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और अभी तक इसी अवधारणा को हम लेकर चलते हैं, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। क्योंकि किसी मानव का अध्ययन करना होगा तो हम उसके व्यवहार के आधार पे ही कर सकते हैं। जैसे अगर कोई हमारे सामने एक बालक हो, अगर वह उसका आंख अगर लाल हो या उसके चेहरा जो तमतमाए हुए हो, तो हम उसे कह सकते हैं कि यह बालक क्रोधित है। तो जब तक वह व्यवहार नहीं करेगा तब तक उस मानव का हम अध्ययन नहीं कर सकते, ना ही मन के आधार पे, ना ही आत्मा के आधार पे और ना ही चेतना के आधार पे। यानी जाहिर सी बात, एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर हम किसी क्लास में पढ़ रहे हैं और हमारे ही क्लास में कोई एक बगल में कोई एक विद्यार्थी आकर बैठ जाए और हमसे कुछ ना बोले, तो उस विद्यार्थी के बारे में तब तक हम कुछ नहीं बता सकते हैं जब तक हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से वही कोई व्यवहार नहीं करेगा, तब तक उसके बारे में हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि वो बालक का स्वभाव कैसा है, बालक का जो है बुद्धि का स्तर कितना है या बालक किस स्तर, किस श्रेणी का है। तब तक उसके बारे में हम कुछ नहीं पता लगा पाएंगे। यानी व्यवहारों के आधार पे ही हम मानव का अध्ययन कर सकते हैं। हालांकि देखें तो कई आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। शुरुआत में हमने बताया कि मनोविज्ञान की जो जननी है वो दर्शन शास्त्र है, क्योंकि दर्शन शास्त्र से ही अलग होकर मनोविज्ञान हुआ है। तो आपके हमेशा पूछता है एक क्वेश्चन कि मनोविज्ञान की जननी किसे कहा जाता है, तो मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र को कहा जाता है।
और मनोविज्ञान का जन्म कब हुआ, तो मनोविज्ञान का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ और 1590 में सर्वप्रथम रुडोल्फ गोएकल के द्वारा इस शब्द का, मनोविज्ञान शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया अपने बुक साइकोलॉजिया में। यानी रुडोल्फ गोएकल ने 1590 ईस्वी में अपने बुक साइकोलॉजिया में इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला आपका आ जाएगा कि मन का जो विज्ञान है, उस मन को विज्ञान के कहने वाले जो मनोवैज्ञानिक कौन है, इटली के मनोवैज्ञानिक के पोम्पोलॉजी, जिन्होंने बताया कि मनोविज्ञान जो है मन का विज्ञान है। अगला आपको बताया चेतना का जो विज्ञान है उसे बताने वाले विलियम वुंट है, विलियम जेम्स है और अन्य भी मनोवैज्ञानिक है, जो कि 19वीं शताब्दी में बताया। यहाँ से एक चीज और पूछ सकता है कि फ्रायड ने मन के बारे में क्या कहा है, तो फ्रायड ने मन की 3 स्थिति बताई है, एक चेतन मन, एक अर्धचेतन मन और एक अचेतन मन बताया है। लेकिन लास्ट बार इस अगली बार जब बैठक हुई थी, व्यवहार के विज्ञान को माना गया, जो कि आज तक इसी अवधारणा को हम लेकर चलते हैं कि मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है, तो मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। वाटसन ने अपनी एक परिभाषा भी दी है कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है और ये 20वीं शताब्दी से शुरू कर आज तक चलता है कि मनुष्य के किसी भी क्रिया को देखकर ही हम उसका अध्ययन कर सकते हैं, यही माना गया। ठीक है, इसमें कुछ प्रश्न है, जैसे पहली मनोविज्ञानशाला की स्थापना कौन किया था, तो बताया भी है कि पहली मनोविज्ञानशाला की स्थापना विलियम वुंट ने किया था। और पहली मनोविज्ञानशाला की स्थापना कब हुई थी, तो पहली मनोविज्ञानशाला की स्थापना 1879 ईस्वी में हुई थी। और यहाँ देखिए तीसरा प्रश्न आपका कह रहा है कि मनोविज्ञान की जननी किसे कहा जाता है, तो मनोविज्ञान की जननी जो है उसे दर्शन शास्त्र को कहा जाता है। और अगला है मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा, तो मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहने वाला इटली का मनोवैज्ञानिक पोम्पोलॉजी है। अभी तक दोस्तों हमने केवल मनोविज्ञान की उत्पत्ति के बारे में जाना है, क्योंकि बाल मनोविज्ञान हमको पढ़ना है और बाल मनोविज्ञान में जो नया शब्द मनोविज्ञान जुड़ा है, केवल उसकी उत्पत्ति के बारे में पढ़े हैं कि कैसे मनोविज्ञान का उद्भव हुआ, कैसे हमारे सामने आया और किस अर्थ के रूप में लिया गया। अब हम कल से अपनी अगली वीडियो में मनोविज्ञान का क्षेत्र, मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषा ये पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।